इंसान जब अपनों का मोल दौलत के तराजू में तौलने लगता है, तब किस्मत उसे ऐसी सीख देती है जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाता। ये कहानी है कमला देवी की, जिन्हें उस समय ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा ही है। उन्हें यही विश्वास था कि जिस बेटे के पास ज्यादा सुख सुविधाएं और धन दौलत होगी, वहीं उनका बुढ़ापा सबसे आराम से कटेगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने बच्चों का सम्मान, अपनापन और सच्चा प्रेम होता है। सुनो नैना, जो परसों मेवे वाले लड्डू बनाए थे ना, उन्हें सारे के सारे उस बड़े बैग में रख देना। श्रेया को अभी उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे तो अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी जुबान कितनी चटोरी है। अपने लिए भी कुछ लड्डू जरूर छुपा कर रख लोगी। कमला देवी ने बड़ी बहू नैना से हल्के तंज भरे स्वर में कहा। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर मुख्य दरवाजे से किसी ने आवाज लगाई। अरे कमला बहन, घर पर हो या कहीं बाहर गई हो? कमला देवी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ी और बोली, अरे कौशल्या बहन आइए, मैं घर पर ही हूँ, बस अभी आती हूँ। कौशल्या देवी आंगन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सुना है तुम अपनी छोटी बहू, बेटे और पोते के पास जा रही हो। अच्छा बताओ, वहाँ कितने दिनों का कार्यक्रम बनाया है? कमला देवी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, कितने दिनों का क्या मतलब है? अब तो मैंने सोच लिया है कि वहीं रहूंगी। आखिर इस उम्र में इंसान को और चाहिए भी क्या। पोते के साथ खेलते खेलते जिंदगी आराम से कट जाएगी। छोटी बहू की वजह से कम पोते का मुंह तो देखने को मिला। नहीं तो बड़ी बहू का हाल तो तुम जानती ही हो। दो बेटियां पैदा करके जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। कितनी बार समझाया कि एक बेटा और कर लो, लेकिन हर बार मोहित की कम आमदनी का बहाना बनाकर बात टाल देती है। ऊपर से घर के खर्चों का रोना अलग रोती रहती है। मेरी दवाइयों तक के पैसे कई बार छोटे बेटे निखिल को देने पड़ते हैं। इन लोगों से तो अपना घर ही ठीक से नहीं चलता, मेरा क्या ख्याल रखेंगे? इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि निखिल के पास ही रहूंगी। वैसे भी इस समय श्रेया को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी तो उसकी माँ उसके पास है, लेकिन वो भी आखिर बेटी के घर कब तक रहेंगी? कमला देवी भले ही कौशल्या देवी से बातें कर रही थी, लेकिन उनके शब्दों का असली निशाना रसोई में काम कर रही नैना ही थी। कौशल्या देवी ने हामी भरते हुए कहा, वैसे तुम्हारा फैसला गलत भी नहीं है। मैंने भी सुना है कि निखिल बहुत अच्छी नौकरी करता है। ये सुनते ही कमला देवी का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वो बोली, हाँ, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है। इस उम्र में अपना बंगला खरीद लिया, अपनी गाड़ी ले ली, सब भगवान की कृपा है। और एक मोहित है, पता नहीं कैसी नौकरी करता है कि सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी घर के खर्च पूरे नहीं पड़ते। निखिल तो मुझे कब से कह रहा था कि माँ अब मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरी ही समझ पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं अब तक यहाँ रुकी रही। रसोई में खड़ी नैना के कानों में एक एक शब्द साफ पड़ रहे थे। उसके हाथ काम करते रहे, लेकिन मन भीतर तक दुख से भर गया। उसने मन ही मन में सोचा, क्या सचमुच कोई माँ अपने ही दो बेटों का मूल्य उनकी कमाई के हिसाब से लगा सकती है? क्या रिश्तों की कीमत भी पैसों से तय होने लगी है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें मोहित तक पहुंचे और उसे अपनी ही माँ की बातों से ठेस लगे। इसलिए हमेशा की तरह उसने अपने मन का दर्द अपने ही भीतर दबा दिया। अगले ही दिन कमला देवी की ट्रेन थी। निखिल ने अपनी माँ के लिए एसी का टिकट भेजा था। सुबह जब उन्हें स्टेशन छोड़ने का समय आया, तो मोहित, नैना और दोनों बेटियां उनके साथ स्टेशन पहुंची। कमला देवी ट्रेन में चढ़ते हुए गर्व से बोली, देखा, तेरे भाई को मेरी कितनी चिंता रहती है। इतनी गर्मी में मुझे जरा भी तकलीफ ना हो, इसलिए इतना बढ़िया टिकट करवाया है। और वो स्टेशन पर अपनी गाड़ी लेकर खुद मुझे लेने भी आएगा। लगता है अब जाकर बुढ़ापे का असली सुख मिलने वाला है। कमला देवी के मुंह से निकले ये साधारण से शब्द मोहित और नैना के दिल में किसी नुकीले तीर की तरह उतर गए। फिर भी दोनों ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए, हाथ हिलाकर विदा किया और चुपचाप वापस घर लौट आए। अगले दिन सुबह ट्रेन अपने तय समय पर निखिल के शहर पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही कमला देवी ने मुस्कुराते हुए बेटे का नंबर मिलाया और बोली, हाँ बेटा, मैं पहुंच गई हूँ। कहाँ हो तुम? उधर से निखिल की जल्दबाजी भरी आवाज आई, माँ, आप ऐसा कीजिए, बाहर से एक कैब कर लीजिए और मेरे भेजे हुए पते पर आ जाइए। अगर ड्राइवर को रास्ता समझ में ना आए तो फोन उसे दे देना, मैं उसे पता समझा दूंगा। कमला देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, फिर हैरानी से बोली, क्या बेटा, तुम खुद नहीं आए? मैं पहली बार इस शहर में आई हूँ
और तुम मुझे किसी अनजान ड्राइवर के भरोसे भेज रहे हो। तुम्हें तो पहले से पता था कि आज मैं आने वाली हूँ, फिर लेने क्यों नहीं आए? माँ की बात सुनकर निखिल हल्का सा झुंझलाकर बोला, माँ, मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ। अचानक ऑफिस का जरूरी काम आ गया है। अब आप मेरा समय मत खराब कीजिए और जल्दी से घर पहुंच जाइए। इतना कहकर उसने बिना कुछ और सुने फोन काट दिया। फोन कटते ही कमला देवी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर आई खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो अपने भारी बैग को संभालते हुए कभी किसी यात्री से बाहर निकलने का रास्ता पूछती, तो कभी थोड़ी देर रुककर सांस लेती। भीड़, उमस और नए शहर की अनजान गलियां उन्हें पहले ही पल थका चुकी थी। काफी पूछताछ के बाद वो किसी तरह स्टेशन के बाहर बने टैक्सी स्टैंड तक पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने दोबारा निखिल को फोन लगाया और मोबाइल ड्राइवर को पकड़ा दिया। निखिल ने ड्राइवर को घर का पता समझाया और तुरंत फोन काट दिया। कुछ क्षण बाद ड्राइवर बोला, आंटी, पता काफी दूर है, 800 रुपए लगेंगे। कमला देवी ने फिर बेटे से बात करवानी चाही। ड्राइवर ने दोबारा फोन मिलाया। निखिल ने उससे 2 मिनट बात की और फिर फोन रख दिया। लेकिन इस बार भी उसने अपनी माँ से ये तक नहीं पूछा कि सफर कैसा रहा या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। घर से निकलते समय मोहित ने जबरदस्ती कुछ पैसे उनकी हथेली में रख दिए थे और कहा था, माँ, रास्ते में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इन्हें अपने पास रख लीजिए। उस समय कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा था, अरे, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और बाकी निखिल है ना, वो सब देख लेगा। लेकिन मोहित के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने वे पैसे रख लिए थे। आज उसी बेटे के दिए हुए वही पैसे सबसे पहले उनके काम आ रहे थे। कमला देवी किसी तरह टैक्सी से निखिल की सोसाइटी तक पहुंची। रास्ते भर उनके मन में यही उत्सुकता बनी रही कि अभी बेटा नीचे खड़ा मिलेगा, बहू मुस्कुराते हुए स्वागत करेगी। लेकिन जैसे ही टैक्सी सोसाइटी के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। टैक्सी से उतरकर उन्होंने अपने बैग नीचे रखे और चौकीदार से निखिल के फ्लैट का पता पूछा। चौकीदार ने रजिस्टर में नाम देखकर कहा कि साहब 10वीं मंजिल पर रहते हैं और वहां जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। कमला देवी ने कभी अपने जीवन में लिफ्ट नहीं चलाई थी। उन्होंने घबराते हुए तुरंत बेटे को फोन लगाया और बोली, बेटा, मैं तेरे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ। चौकीदार कह रहा है कि लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। बेटा, बहू को कह देना कि नीचे आ जाए, मुझे कहाँ चलानी आती है ये लिफ्ट। उधर से निखिल झुंझलाकर बोला, ओफो माँ, आप भी ना कितनी छोटी छोटी बातों के लिए फोन कर देती हो। चौकीदार को फोन दो। कमला देवी ने सहमे हुए हाथों से मोबाइल चौकीदार को दे दिया। निखिल ने उससे कहा कि वो माँ को फ्लैट तक छोड़ आए। कुछ ही मिनटों बाद चौकीदार उन्हें ऊपर पहुंचाकर वापस चला गया। दरवाजा खुलते ही छोटी बहू श्रेया ने औपचारिक मुस्कान के साथ उनके पैर छुए और अंदर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर बाद अंदर वाले कमरे से श्रेया की माँ भी बाहर आई और वहीं बैठ गई। श्रेया ने पानी का ग्लास देते हुए कहा, मम्मी जी, यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? इन्हें अचानक जरूरी काम आ गया था, इसलिए स्टेशन नहीं जा पाए। कमला देवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, थोड़ी दिक्कत तो हुई, नया शहर है ना। फिर उन्होंने उत्साह से पूछा, अच्छा, मेरा पोता कहाँ है? उसी के लिए तो इतनी दूर आई हूँ, उसे लेकर आओ ना। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, आप पहले नहा धो लीजिए, आरव अभी सो रहा है, थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर तो वो पूरा समय आपके साथ ही रहेगा, जी भरकर खेलिएगा। अगले दिन श्रेया की माँ वापस अपने शहर जाने लगी। कमला देवी ने खिड़की से देखा कि निखिल खुद उन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहा है। वो उनके सारे बैग अपनी गाड़ी में रख रहा था, बड़े आराम से बातें कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कि रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये देखकर कमला देवी के मन में हल्की सी कसक उठी। उन्हें याद आया कि कल जब वो खुद स्टेशन पर उतरी थी, तब बेटे ने उनकी एक बार भी चिंता नहीं की थी। ना ये पूछा था कि सफर कैसा रहा और ना ही इस बात का अफसोस जताया था कि वो लेने नहीं आ सका। उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि शायद ऑफिस की मजबूरी रही होगी। लेकिन आने वाले दिनों में एक एक करके उनकी सारी गलतफहमियां टूटने लगी। कुछ दिन तक तो श्रेया उनके लिए खाना बनाती रही, लेकिन धीरे धीरे रसोई की सारी जिम्मेदारी कमला देवी के कंधों पर आ गई। सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का भोजन, सब कुछ वही करने लगी। इसके साथ साथ छोटे से आरव की पूरी देखभाल भी उन्हीं के जिम्मे आ गई। निखिल और श्रेया रोज सुबह ऑफिस चले जाते और शाम को लौटते हुए कभी घूमने निकल जाते, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लेते।
तो कभी फिल्म देखने चले जाते। कमला देवी पूरे दिन घर की चारदीवारी में कैद रहती। कभी रसोई में काम करती, कभी कपड़े समेटती, कभी बच्चे को खिलाती, कभी उसे सुलाती। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उन्हें यहाँ माँ की तरह नहीं, बल्कि घर संभालने वाली एक जिम्मेदार और मुफ्त की मददगार समझा जा रहा है। कमला देवी को हर सुबह थायराइड और बीपी की दवा समय पर लेनी पड़ती थी। शुरुआत में दवाइयाँ घर में थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका स्टॉक खत्म हो गया। उन्होंने एक दिन निखिल से कहा, बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, लौटते समय ले आना। निखिल ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, माँ, मेडिकल स्टोर तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप खुद ही चली जाइए। हम दोनों सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, इतना छोटा सा काम भी अगर हम ही करेंगे तो बाकी काम कब होंगे। श्रेया ने भी उसी बात का समर्थन करते हुए कहा, मम्मी जी, अब आपको भी थोड़ा बहुत अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। कमला देवी चुप हो गई। अगले दिन वो अकेले ही लिफ्ट से नीचे उतरी, ऑटो किया और नए शहर की गलियों में मेडिकल स्टोर ढूंढकर दवाइयाँ लेकर वापस आई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद शाम को बेटा पूछेगा कि दवा मिल गई या नहीं, लेकिन किसी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। दिन बीतते गए और उनके हिस्से में केवल काम ही काम आता गया। घर का हर छोटा बड़ा काम उनसे करवाया जाने लगा, लेकिन उनके आराम, उनकी सेहत या उनके मन की किसी को कोई परवाह नहीं थी। फिर भी वो यही सोचकर सब कुछ सहती रही कि चलो, अपने ही बेटे का घर है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। उस समय पहली बार उनके मन के किसी कोने में एक हल्की सी टीस उठी, लेकिन उन्होंने तुरंत उस एहसास को दबा दिया और चुपचाप टैक्सी में बैठकर निखिल के घर की ओर चल पड़ी। समय के साथ कमला देवी की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करना, फिर रसोई संभालना, पोते आरव को तैयार करना, उसके पीछे पीछे पूरे दिन घूमना, कपड़े धोना, रसोई समेटना और रात तक घर के छोटे बड़े सारे काम निपटाना अब उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। निखिल और श्रेया दोनों सुबह ऑफिस चले जाते और शाम को लौटने के बाद भी उनके पास माँ के साथ बैठकर दो पल बातें करने का समय नहीं होता। कभी दोनों बाहर डिनर पर चले जाते, कभी किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में पहुंच जाते, तो कभी वीकेंड पर घूमने निकल जाते। कमला देवी पूरे दिन फ्लैट की चारदीवारी में अकेली रह जाती। कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए पुराने दिनों को याद करती, तो कभी मन ही मन सोचती कि जिस बेटे के लिए उन्होंने बड़े बेटे और बड़ी बहू के प्रेम को नजरअंदाज कर दिया था, उसी बेटे के घर में आज उनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। लेकिन वो फिर भी अपने मन को समझा लेती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन निखिल के ऑफिस के दो सहकर्मी अचानक घर आ गए। श्रेया ने जल्दी जल्दी अंदर आकर कहा, मम्मी जी, जरा फटाफट चाय और कुछ खाने के लिए बना दीजिए, मेहमान बैठे हैं। कमला देवी बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। उन्होंने जल्दबाजी में चाय बनाई, साथ में कटलेट और नमकीन भी तैयार कर दिए। लेकिन जल्दबाजी के कारण कटलेट में मसाला थोड़ा हल्का रह गया। जैसे ही मेहमानों ने खाना शुरू किया, निखिल हंसते हुए बोला, अरे यार, क्या बताऊं, माँ अब बूढ़ी हो गई है, कभी नमक कम, कभी मसाला ज्यादा, अब इनसे पहले जैसा खाना नहीं बनता। उनके दोस्तों ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन कमला देवी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने चुपचाप खाली प्लेटें उठाई और रसोई में चली गई। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बेटे की तारीफ करते हुए उन्होंने कभी बड़े बेटे को सबके सामने छोटा साबित किया था, वही बेटा आज उन्हें दूसरों के सामने अपमानित करने में एक पल भी नहीं सोच रहा। दिन बीतते गए और तानों का सिलसिला बढ़ता गया। अगर आरव को संभालने में जरा सी देर हो जाती तो श्रेया कहती, मम्मी जी, आपको तो बस इसी काम के लिए बुलाया है, अगर यही ठीक से नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अगर खाना देर से बनता तो निखिल कह देता, माँ, घर पर ही तो रहती हो, इतना सा काम भी समय पर नहीं होता। कमला देवी हर बार चुप रह जाती। उन्हें अपने पुराने शब्द बार बार याद आते, जब उन्होंने नैना को सबके सामने ताने दिए थे, उसकी बेटियों को बोझ कहा था और मोहित की कमाई का मजाक उड़ाया था। अब उन्हें लगने लगा था कि भगवान शायद उन्हें उसी का फल दिखा रहा है। एक रात आरव की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो लगातार रोई जा रहा था। उसी शाम निखिल और श्रेया को एक खास पार्टी में जाना था। कमला देवी ने कहा, बेटा, बच्चे को तेज बुखार है, आज मत जाओ। लेकिन निखिल ने लापरवाही से कहा, माँ, पार्टी बहुत जरूरी है, आप है ना, दवा दे देना और ध्यान रख लेना। श्रेया भी बोली, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। दोनों चले गए और कमला देवी पूरी रात
आरव के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। कभी उसे गोद में लेकर बैठती, कभी डॉक्टर के बताए अनुसार दवा देती। पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह जब निखिल और श्रेया लौटे तो उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि रात कैसे बीती और बच्चे की तबीयत अब कैसी है। बस जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने अपने काम में लग गए। उस दिन कमला देवी का दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद निखिल ने एक शाम कहा, माँ, आज हम दोनों एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। आप अपना खाना खुद बना लेना और आरव का ध्यान रखना। कमला देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब से मैं यहाँ आई हूँ एक भी दिन कहीं बाहर नहीं निकली। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं वही आरव को संभाल लूंगी। थोड़ा मेरा भी मन बहल जाएगा। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि श्रेया ने नाराज होकर निखिल की तरफ देखा और बोली, देखा, मैं पहले ही कह रही थी ना कि मम्मी जी यहाँ आराम करने आई हैं। भैया के घर पर शायद अच्छा खाना और अच्छे कपड़े नहीं मिलते होंगे, शायद इसलिए यहाँ आ गई। अब बाहर का खाना खाने का मन हो रहा है तो घूमने का बहाना बना रही हैं। मम्मी जी, आज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि आपको यहाँ हमने आरव की देखभाल के लिए बुलाया था। मेरी मम्मी को वापस जाना था, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। आप बस अपना काम कीजिए और आराम से घर पर रहिए। श्रेया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि निखिल ने भी बिना किसी झिझक के कहा, और माँ, आपके खर्च भी कम नहीं है। यहाँ रहना, खाना, दवाइयाँ, ये सब फ्री में थोड़ी होता है। सोच लीजिए कि आरव की देखभाल करके आप उन्हीं खर्चों का हिसाब बराबर कर रही हैं। निखिल के मुंह से निकले ये शब्द सुनते ही कमला देवी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल दिया हो। उसी पल उनके मन में मोहित और नैना की एक एक बात घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे मोहित अपनी छोटी सी आमदनी में भी कभी उनकी दवाइयों के लिए मना नहीं करता था। कैसे नैना हर बार बिना शिकायत उनकी पसंद का खाना बनाती थी। कैसे दोनों बेटियां हर शाम उनकी गोद में बैठकर हंसती खेलती थी। उन्होंने कभी किसी बात का हिसाब नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने ही उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल पैसों की चमक देखी थी। आज पहली बार उन्हें समझ में आ गया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि संस्कारों और सम्मान से होती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस बेटे और बहू को मैंने कम समझा, वही मेरे लिए सबसे बड़े सहारे थे। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे वापस वहीं जाना है जहाँ मुझे नौकरानी नहीं, माँ समझा जाता था। निखिल और श्रेया की बातें सुनने के बाद कमला देवी के भीतर जैसे सब कुछ बदल गया था। जिस भ्रम को वह इतने दिनों से अपने मन में संजोए बैठी थी, वो एक ही पल में टूटकर बिखर चुका था। अब उन्हें साफ दिखाई देने लगा था कि जिस घर को वो अपना सहारा समझकर आई थी, वहां उनकी जरूरत एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में थी जो बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करे, बच्चे को संभाले और बदले में अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकाती रहे। उस रात वो अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उन्हें बार बार अपने बड़े बेटे मोहित का मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिसने कभी उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना था। उन्हें नैना का वो शांत स्वभाव याद आया, जिसने इतने ताने सुनने के बाद भी कभी पलटकर एक शब्द नहीं कहा। उन्हें अपनी दोनों पोतियां याद आने लगी, जिनके लिए उन्होंने कभी मन से स्नेह तक नहीं दिखाया था। आज उन्हें अपनी हर गलती, हर ताना और हर पक्षपात किसी बोझ की तरह अपने सीने पर महसूस हो रहा था। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। कुछ देर के बाद उन्होंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और मोहित का नंबर मिलाया। उधर से जैसे ही बेटे ने फोन उठाया, कमला देवी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अगर हो सके तो मेरे लिए एक साधारण डिब्बे का टिकट करा दे। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। इतना कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने रोते रोते मोहित को वहां आने के बाद की सारी बातें बता दी। ये भी बताया कि कैसे उन्हें स्टेशन से अकेले आना पड़ा, कैसे दवाइयां भी खुद लानी पड़ती थी, कैसे पूरे घर का काम और आरव की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई थी, और कैसे आज उनके अपने बेटे ने उनके रहने खाने का हिसाब तक सुना दिया। आखिर में उन्होंने भारी मन से कहा, बेटा, अपमान की बिरयानी रोज खाने से अच्छा है कि इंसान सम्मान की सूखी रोटी खा ले। उधर से मोहित कुछ क्षण बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखें भी भर आई थी। उसने केवल इतना कहा, माँ,
अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी टिकट करवाता हूँ। आप बस अपना ध्यान रखिए। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह कमला देवी ने चुपचाप अपना बैग तैयार किया। जब वो बैग लेकर बाहर निकलने लगी तो निखिल और श्रेया दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। निखिल ने पूछा, माँ, ये क्या? कहाँ जा रही हो आप? कमला देवी ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और बोली, बेटा, मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि अपने पोते के साथ अपना बुढ़ापा बिताऊंगी, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि इस घर में उसकी दादी को नहीं, उसकी आया को बुलाया गया था। इसलिए अब मैं वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोतियां रहती हैं। वहां मुझे किसी काम के बदले रहने की इजाजत नहीं मिलती, बल्कि माँ होने का सम्मान मिलता है। निखिल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए। वैसे भी मुझे पता था कि जब यहाँ आपके मन के मुताबिक सब नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन रुकेंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, जितनी सुविधाएं आपको यहाँ मिली है उतनी भैया कभी नहीं दे पाएंगे। आपको यहाँ करना ही क्या था? बस आरव को संभालना था। तभी श्रेया भी बोली, ये तो शुरू से ही यहाँ आराम करने आई थी, काम थोड़ा ज्यादा हो गया तो अब वापस जा रही हैं। कमला देवी ने दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। इस बार उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें पहले जैसी बेबसी नहीं थी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, तुम दोनों ठीक कहते हो, लेकिन मुझे यहाँ आकर ये जरूर समझ में आ गया कि मैंने अपने लिए कोई परिवार नहीं, बल्कि एक नौकरी चुन ली थी जिसके मालिक तुम दोनों थे। मैं यहाँ माँ बनकर आई थी, लेकिन मुझे हर दिन ये एहसास कराया गया कि मेरी कीमत सिर्फ उतनी ही है जितना काम मैं कर सकती हूँ। अब मैं वहां लौटकर जा रही हूँ जहां मेरा काम नहीं, मेरा सम्मान देखा जाता है, जहां मुझे कोई हिसाब नहीं सुनाता, बल्कि अपनेपन से गले लगाता है। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया, खुद ही लिफ्ट से नीचे उतरी, चौकीदार से टैक्सी बुलवाई और स्टेशन के लिए रवाना हो गई। कई घंटों के सफर के बाद जब ट्रेन उनके शहर पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर मोहित, नैना और दोनों बेटियां उनका इंतजार कर रहे थे। ट्रेन से उतरते ही मोहित दौड़कर माँ के पास आया और बिना कुछ कहे उनके हाथ से बैग ले लिया। अगले ही पल उसने माँ को गले लगा लिया। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से नैना का चेहरा पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू हमेशा मेरा सम्मान करती रही और मैं हर बार तुझे ही गलत समझती रही। मैंने पैसों की चमक में अपने हीरे जैसे बेटे और बहू की पहचान नहीं की। नैना की आंखें भी भर आई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, मम्मी जी, पुरानी बातें भूल जाइए। घर तो आपका ही है। आप वापस आ गई, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। दोनों छोटी बच्चियां भी दौड़कर अपनी दादी से लिपट गई। कमला देवी ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस पल उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस सुख की तलाश में वो इतनी दूर चली गई थी, वो तो हमेशा से इसी घर में मौजूद था। घर लौटने के बाद कमला देवी का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह कभी भी किसी बेटे की तुलना किसी दूसरे बेटे से नहीं करती थी। वो अपनी दोनों पोतियों पर उतना ही स्नेह लुटाती थी जितना पहले केवल पोते के लिए सोचती थी। नैना को बहू नहीं, बेटी की तरह मानने लगी और मोहित की छोटी सी कमाई में भी संतोष और सम्मान का सबसे बड़ा धन देखने लगी। उन्हें आखिरकार ये समझ आ गया था कि पैसा इंसान को सुख सुविधाएं जरूर दे सकता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट, अपनेपन का एहसास और सम्मान कभी नहीं खरीद सकता। बुढ़ापे में सबसे बड़ी दौलत बैंक में जमा रकम नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों का स्नेह, उनके मन में अपने लिए आदर और परिवार का साथ होता है। कमला देवी ने ये बात देर से जरूर सीखी, लेकिन जब सीखी तो जिंदगी भर के लिए सीख ली। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने बच्चों का मूल्य उनकी कमाई के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। जिसने अपने माता पिता को सम्मान दिया वही सबसे अमीर है, चाहे उसकी आय कितनी भी क्यों ना हो। धन दौलत समय के साथ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्यार, सम्मान और अपनापन ही वो असली पूंजी है जो हर रिश्ते को जीवन भर मजबूत बनाए रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई और भावुक कहानी के साथ। नमस्कार।